अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो चुप्पी से घिरा है, साथ ही बच्चों का संरक्षण और उनके अधिकारों से संबंधित है। आपने बिल्कुल ठीक समझा है। हम अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी चर्चा लेकर उपस्थित हैं। बच्चों के मामले में एक माँ या एक संवेदनशील शिक्षक जितना विशेषज्ञ कौन हो सकता है? तो आज की हमारी चर्चा में हमने जो विशेषज्ञ चुना है वे एक अच्छी माँ और संवेदनशील शिक्षक दोनों एक साथ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ द्वय के बारे में। हमारे आज की चर्चा के विशेषज्ञ हैं माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम और माननीय शिबा खान मैम। ऐसे सुयोग्य विषय विशेषज्ञों का मैं प्रमोद श्रीवास्तव अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भावभीना स्वागत करता हूँ। विषय के जानने के इच्छुक आप जिज्ञासु साथियों का भी हार्दिक स्वागत है। पुनः आप सभी साथियों का वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं श्रद्धा अग्रवाल जी के पास और उनसे मेरा यह पहला और बुनियादी प्रश्न है कि अत्यंत बर्निंग टॉपिक के निष्ठा के इस मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 पर प्रशिक्षित होने से किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी? नमस्कार सभी को। हमारा ये अंतिम निष्ठा मॉड्यूल है जो कि हमारे बच्चों के, हमारे विद्यालय के बच्चों और हमारे स्वयं के बच्चों के लिए सुरक्षा और सुनिश्चित करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराता है। इस मॉड्यूल के 7-8 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और इन उद्देश्यों में प्रथम उद्देश्य है कि बच्चे को परिभाषित करना, मतलब कानूनन तौर पे बच्चे की क्या परिभाषा है उसको मॉड्यूल के अंतर्गत बताया गया है। इसके अलावा बच्चों के क्या अधिकार हैं, बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं और इच्छाएं क्या हैं, मतलब इन तीनों चीजों के बीच में क्या अंतर है, ये अंतर की समझ हमारी इस मॉड्यूल के उपरांत विकसित होगी। तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य इसका है कि बाल अधिकारों की व्याख्या करना, बच्चों के क्या अधिकार हैं और विभिन्न प्रकार के कौन से बाल अधिकार हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सीएसए के शिकार बच्चों की पहचान करना और लैंगिक शोषण और उनके संकेतों को परिभाषित करने में हम समझ विकसित होगी हमारी। पॉक्सो अधिनियम 2012 किन अपराधों के लिए महत्वपूर्ण कार्यरत है और साथ ही इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये मॉड्यूल हमें बताता है। संपर्क और गैर संपर्क शोषण के बीच क्या अंतर होता है, ये वर्णन करने में भी हम इस मॉड्यूल के बाद सक्षम हो पाएंगे। पॉक्सो अधिनियम के तहत किस प्रकार के दंड और किस प्रकार के अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या होती है, इसके बारे में मॉड्यूल हमें बताता है। और अंत में बाल लैंगिक शोषण की रोकथाम और प्रतिक्रिया देने में स्कूल प्रमुख या संस्था की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ये जानने में भी ये मॉड्यूल हमें सक्षम बनाएगा। जी शिवा जी, अगला बुनियादी प्रश्न आपसे है कि इस मॉड्यूल के प्रशिक्षण सामग्री की रूपरेखा किस प्रकार की डिजाइन की गई है? जैसा कि श्रद्धा मैडम ने इसके उद्देश्यों के बारे में बताया, तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो मॉड्यूल की रूपरेखा है उसमें सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे कि बच्चा कौन है और बच्चों के अधिकार क्या हैं, और अधिकार बनाम आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद बाल शोषण और उसके प्रकार के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही CSA बाल लैंगिक उत्पीड़न
उसमें पीड़ितों की पहचान करने के लिए क्या संकेत और क्या लक्षण होते हैं और इसके खिलाफ भारत में क्या विधिक ढांचा है, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट 2012 उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले अपराध और हाल ही में उसमें कुछ संशोधन हुए हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही अनिवार्य रिपोर्टिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें बाल लैंगिक उत्पीड़न को रोकने में स्कूल और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर पीड़ित के के प्रति जो रोकथाम और उसके लिए क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, एक स्कूल उसमें क्या रोल अदा कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि कौन से हमारे ऐसे काम है जो उनको सहायता दे सकते हैं और कौन सा असमर्थित व्यवहार है जो उनके लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इन सब विषयों पर हम इस मॉड्यूल के द्वारा चर्चा करेंगे। चलिए, मॉड्यूल के प्रशिक्षण सामग्री की रूपरेखा, मॉड्यूल के उद्देश्यों को हमने जाना है। अब इसी क्रम में एक एक क्रम आगे बढ़ते हुए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संपूर्ण मॉड्यूल के बहुत ही इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग जानते हैं। चाइल्ड लाइन 1098 बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की आपातकालीन सेवा है। तो इस सेवा के बारे में श्रद्धा जी हमें आप कुछ और बताइए। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 जो है वो बच्चों की आपातकालीन सेवा के लिए उपलब्ध फोन नंबर है आपका। तो इस फोन सेवा के माध्यम से हमारे बच्चे आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और ये ना केवल आपातकालीन स्थिति में सहायता प्रदान करती है, बल्कि ये हेल्पलाइन जो है बच्चों को उनकी कहा जाए कि दीर्घकालिक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक परामर्श और सहायता देने के क्षेत्र में कार्य करती है। और इस हेल्पलाइन या चाइल्ड लाइन 1098 को का जो कहते हैं स्थापना है, प्रबंधन है, निगरानी है, इस कार्य के लिए चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन अधिकृत संस्था है जो कि इस कार्य को करती है। अब थोड़ा सा मैं इस मॉड्यूल का संक्षिप्त परिचय भी देना चाहूंगी कि इस संपूर्ण मॉड्यूल में हमें बच्चों के अधिकारों, बच्चे की एक क्या परिभाषा है और बच्चे के अधिकारों को किस प्रकार से सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रोल एक शिक्षक, एक संस्था प्रमुख निभा सकते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बच्चों को के साथ किस प्रकार के बाल दुर्व्यवहार हो सकते हैं, और इनके अंतर्गत जो मुख्य रूप से बाल लैंगिक शोषण है उसके बारे में ये मॉड्यूल हमें बहुत अधिक जानकारी देता है कि इस प्रकार के दुर्व्यवहारों को रोकने की दिशा में किस प्रकार के संकेतक हमारी मदद कर सकते हैं, और इन संकेतकों की पहचान के द्वारा हम बच्चे को उचित भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं और उसकी समस्याओं को हल करके उसको जीवन पथ पे आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमें पॉक्सो अधिनियम, उसकी विशेषताएं, उसके पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कौन से अपराध हैं और उस अपराधों के लिए कौन से दंड निर्धारित हैं, ये मॉड्यूल हमें ये भी बताता है। तो इस प्रकार से इस मॉड्यूल में हमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध कार्य करने और उससे संबंधित अधिनियम को समझने में ये मॉड्यूल बहुत ही कारगर साबित होता है। चलिए, मॉड्यूल पर आधारित एक बहुत ही अहम प्रश्न शिवा जी आपसे है कि बच्चा कौन है तथा बच्चों के अधिकार क्या क्या है। हाँ, सबसे पहला सवाल कि बच्चा कौन है। तो अगर जब ये सवाल पूछा जाता है तो अक्सर कुछ प्रतिक्रियाएं मिलती है, जैसे कि जो निर्णय लेने में परिपक्व नहीं है, या फिर जिसने 16 वर्ष की आयु नहीं पूर्ण की है, या जो सही गलत के बीच अंतर नहीं समझ सकता। जबकि आजकल हम देखते हैं कि 12 या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी बड़ी तेजी से परिपक्व हो जाते हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो ये परिभाषा कुछ जब नहीं रही। तो अब इस बारे में अगर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी परिभाषाओं पे अगर हम नजर डालते हैं तो यूएनसीआरसी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड के अनुसार बच्चे की जो सार्वभौमिक परीक्षा है उसमें कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, यानी कि अगर वो 17 वर्ष 364 दिन का भी है तो वह बच्चा माना जाएगा, एक वयस्क नहीं माना जाएगा। इसी परिभाषा को किशोर न्याय अधिनियम 2015 में जो लागू अपनाया गया था, उसमें इस परिभाषा को बताया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति एक बच्चा है।
तो अगर हम अब बच्चों की बात कर रहे हैं और आप बच्चों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो पहले हम ये समझे कि आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है और अधिकार क्या है। अब आवश्यकताएं जो होती है वो बुनियादी हो सकती है, जो अस्तित्व के लिए आवश्यक हो सकती है, या वे आकांक्षात्मक हो सकती है, तो वो एक इच्छा बन जाती है। तो अगर सभी प्रकार की जो इच्छा है वो किसी ना किसी जरूरत से यानी आवश्यकता से जुड़ी होती है, लेकिन यह बुनियादी बुनियादी जरूरत नहीं हो सकती। तो जैसे कि बच्चे के बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन अब उन्हें रोज नए प्रकार के व्यंजन पकाना और खिलाना ये आवश्यकता नहीं कहलाएगी, ये इच्छा कहलाएगी। तो आवश्यकता इच्छा दोनों किसी के लिए कर्तव्य या दायित्व नहीं है। विशेष रूप से राज्य या सरकार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार की एक आवश्यकता और इच्छा या अधिकार के बीच में इसलिए जो अंतर है वो समझना महत्वपूर्ण है। अधिकार एक्चुअली क्या होता है, वे जरूरतें होती है जो कानून द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अब बच्चों के अधिकार को समझने के लिए जैसे अगर हम ये समझें कि बच्चों को खाने का अधिकार है तो बिल्कुल है, खेलने का है, नाम का अधिकार है, उनको शिक्षा का अधिकार है, हिंसा के संरक्षण का अधिकार है, अगर उनके बारे में कोई फैसला दिया जा रहा है तो उसके बारे में राय देने का उनको अधिकार है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर फैशनेबल कपड़े पहनना है तो वो उनके अधिकार में नहीं है, एक इच्छा में आ जाता है। या मोबाइल फोन रखना है तो वो भी इच्छा में आ जाता है, पालतू जानवर रखना है तो ये सब नहीं है। तो अधिकारों को महसूस किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है। तो अधिकारों के लिए जो सरकारें हैं वो कर्तव्यबद्ध होती है, उनको पूरा करना उनका दायित्व होता है। तो सभी बच्चों के कुछ अधिकार हैं, इनमें से कुछ अधिकार वयस्कों के अधिकारों के समान भी है। लेकिन क्योंकि बच्चे अधिक संवेदनशील और आश्रित है तो उनके पास वयस्क की तुलना में अतिरिक्त संरक्षण का अधिकार है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इन सभी अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में मान्यता प्राप्त है। जैसे कि अभी यूएनसीआरसी की हम बात कर रहे थे, तो उसके अनुसार एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये, जो हर बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्थापना करता है, उनकी जाति, धर्म और क्षमताओं की परवाह किए बिना। तो यूएनसीआरसी में 54 अनुच्छेद है, जिसमें 1 से 40 तक बच्चे के अधिकार को परिभाषित करते हैं और 41 से 54 तक इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जो जिम्मेदारी है उसको परिभाषित करते हैं। तो यूएनसीआरसी में जो परिभाषित अधिकार है उसको आसानी से समझने के लिए उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है उत्तरजीविता का अधिकार, जिसमें जीवन का अधिकार और अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी जरूरतों जैसे पोषण, आश्रय, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आदि शामिल है। फिर दूसरा है विकास के अधिकारों में, जिसमें शिक्षा का अधिकार, खेल, सूचना तक पहुंच, विचारों की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। तीसरा है संरक्षण के अधिकार, जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से बचाया जाए। फिर चौथा है भागीदारी का अधिकार। इसका मतलब है कि बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने का, अपने स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में कहने का अधिकार। तो अब यहाँ हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस अधिकारों के बारे में सोचें और सुनिश्चित करें कि हमारे संपर्क में जितने बच्चे आ रहे हैं तो हर बच्चे को ये सब अधिकारों प्राप्त हो रहे हैं और उसका आनंद ले पा रहे हैं या नहीं। शिवा जी, यूएनसीआरसी के बारे में बता रही थी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। शिवा जी फिर यह बता रही थी कि इसमें हर बच्चों के अधिकारों की स्थापना की गई है, कुछ अधिकारों की भी उन्होंने चर्चा की। तो श्रद्धा जी, हम चाहते हैं कि इसी बातों को थोड़ा रिपीट करते हुए यूएनसीआरसी और बच्चों के अधिकारों के बारे में आप चाहें तो कुछ नया या रिपीट करते हुए कुछ बातों को जी बताइए ताकि चीज़ें स्ट्रेंथन हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको अगर बार बार भी सुना जाए और समझा जाए तो बहुत हम शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जैसे कि अभी शिवा मैम ने कहा कि यूएनसीआरसी, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के नाम से जानते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत बच्चों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार बच्चों के नागरिक, बच्चों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उनके सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की कार्य करता है। अब ये यूएनसीआरसी के अंतर्गत 54 अनुच्छेद की बात कही गई है, जिसमें से प्रथम 40 यानी 1 to 40 तक बच्चों के अधिकारों को के बारे में बताया गया है।
यानी 1 से 40 तक अनुच्छेद बच्चों के अधिकारों पर चर्चा करता है, उसको वर्णित करता है। और इसके बाद के जो अनुच्छेद है यानी 41 से 54 तक जो जा रहा है अनुच्छेद, उसमें ये बताया गया कि इन अधिकारों को दिलाने की दिशा में एक सरकार को किस प्रकार की योजना, किस प्रकार के साथ, किस प्रकार मिलकर कार्य करना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया। अब यूएनसीईआरसी के तहत जो बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, उनको 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। जैसे कि पहला अधिकार हो गया उत्तरजीविता का अधिकार। सीधी बात है, जीवित रहने के लिए एक बच्चे को एक अच्छा जीवन जीने के लिए कौन से अधिकार देने चाहिए, जो उसके जीवन के लिए अनिवार्य हैं। चाहे वो आपका पोषण का अधिकार हो उसका, चाहे सुरक्षा का अधिकार हो, तो ये उसके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी तरह से विकास का अधिकार, अर्थात प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपना विकास करने की दिशा के लिए संभव प्रयास करे और आगे बढ़े। अब इसके लिए चाहे वो शिक्षा का अधिकार उसका हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले, खेल में भाग ले, तो ये सारे अधिकार उसको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। सहभागिता का अधिकार, सहभागिता मतलब बच्चा अपने अपने हित, अपने ऊपर या अपने लिए जो निर्णय उसको लिए जा रहे हैं, उसके जीवन के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें वो अपनी बात रख सके, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये कहलाएगा आपका उसका सहभागिता का अधिकार। इसी तरह से सुरक्षा का अधिकार, निश्चित रूप से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो उनकी सुरक्षा और पोषण और उनको विभिन्न प्रकार के शोषणों से बचाने के लिए ये अधिकार उनको प्रदत्त किया गया है। तो इस प्रकार से इन अधिकारों की बात यूएनसीईआरसी में कही गई है। बच्चों के अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, तो जब किसी अधिकार को छीना जाता है या उसका हनन किया जाता है, तो वह दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। इस क्रम में शीबा जी, हमें आपसे जानना है कि बाल दुर्व्यवहार क्या है? जैसे कि आपने बताया अभी कि बच्चे के अधिकार को अगर छीन लिया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तो दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। और जब ये पीड़ित बच्चा होता है तो उसे बाल दुर्व्यवहार कहा जाता है। तो बाल दुर्व्यवहार जो है वो लंबे समय अवधि का भी हो सकता है या एक बार की क्रिया भी हो सकती है। यह शारीरिक, भावनात्मक, यौन, यहाँ तक कि उपेक्षा भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त दुर्व्यवहार में स्पर्श भी शामिल नहीं भी हो सकता है और शामिल हो भी सकता है। ये संपर्क और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो इसको जो है 4 कैटेगरी में बाँटा गया है। जैसे पहला है शारीरिक शोषण। तो शारीरिक शोषण में बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए शारीरिक बल का जानबूझ के उपयोग किया जाता है। जैसे कि मार, पिटाई, मुक्का मारना या गला घोटना, खरोचना, ये सब इसमें शामिल है। दूसरा है भावनात्मक दुर्व्यवहार। तो भावनात्मक दुर्व्यवहार है ये किसी प्रकार का दुरुपयोग है जो प्रकृति में शारीरिक की बजाय भावनात्मक रूप से प्रकृति में रहता है। इसमें मौखिक दुर्व्यवहार भी हो सकता है, जैसे निरंतर आलोचना करना या खास रणनीति के तहत भयभीत करना या चालाकी से पेश आना। इसके अलावा मज़ाक उड़ाना भी इसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो विकलांगता के कारण किसी बच्चे का मज़ाक उड़ाया जाए, उसके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी की जाए या उसके माता-पिता के व्यवसाय को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की जाए, तो ये सब इसमें शामिल होगा। तीसरी बात है उपेक्षा। तो बच्चे की बुनियादी ज़रूरत अगर पूरा कर पाने में विफल है, तो वो उपेक्षा में आता है। बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि भोजन, खेल, शिक्षा, ये सब जो ज़रूरतें हैं, चिकित्सा, इससे संबंधित ज़रूरतें अगर शामिल है और इसको पूर्ण नहीं किया जा रहा है, तो वो उपेक्षा में आ सकता है। इसके साथ लैंगिक भेदभाव भी उपेक्षा का एक रूप हो सकता है कि एक परिवार में अगर लड़की के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है लड़के से, तो ये भी उपेक्षा में आ सकता है। चौथा है लैंगिक शोषण। तो इसमें बाल यौन शोषण के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, तो जिसमें आगे हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। दुर्व्यवहार की शीबा जी बात बता रही हैं, तो यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा को ही लैंगिक शोषण के रूप में जाना जाता है। तो अब श्रद्धा जी, प्रश्न आपसे है कि बाल लैंगिक शोषण क्या है तथा ऐसे कौन से चेतावनी के संकेत हैं, कौन से संकेतक हैं जिन्हें देखकर यह पता लगाना अनिवार्य हो जाता है कि बच्चे किसी कठिनाई में तो नहीं है? जी, बच्चों को निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों का सामना करना पड़ता है और वो दुर्व्यवहार शारीरिक भी हो सकते हैं और भावनात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण और कहा जाए कि बहुत ही घातक कहा जाए बच्चों के लिए, वो आपका शोषण होता है इसमें बाल लैंगिक शोषण।
और बाल लैंगिक शोषण जो है बच्चों को अंदर से कहा जाए कि बहुत ही कमजोर कर देता है और उनके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो इस मॉड्यूल के द्वारा जो हमें बहुत सी बातें पता चली हैं, उस पे मैं कुछ संक्षेप में आप प्रकाश डालूंगी। जैसे कि बाल लैंगिक शोषण का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता या अधिकार का उपयोग करके किसी बच्चे का उपयोग अपनी यौन संतुष्टि को पूरा करने के लिए करता है, तो उसको हम बाल लैंगिक शोषण के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात बाल लैंगिक शोषण के अंतर्गत वो सभी व्यवहार आते हैं जो कि उस अपराधी की यौन उत्तेजना का परिणाम है। तो इन सभी अपराधों को, चाहे वो संपर्क द्वारा हो या गैर संपर्क द्वारा हो, वो बाल लैंगिक शोषण के अंतर्गत ही आएंगे। आमतौर पे ये माना जाता है कि लैंगिक शोषण से तात्पर्य बच्चे को दर्द या किसी प्रकार की हानि पहुंचाना ही हो, तो ऐसा नहीं है। कई बार बच्चों को अश्लील गतिविधियां दिखाना या अश्लील वार्तालाप करना या लैंगिक वार्तालाप करना भी बाल लैंगिक शोषण के दुर्व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये दो प्रकार का हो सकता है, संपर्क और गैर संपर्क। अब गैर संपर्क की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार के लैंगिक शोषण में वो समस्त गतिविधियां हो सकती हैं जो बच्चे के सामने दिखाई जाती हैं, अर्थात लैंगिक गतिविधि दिखाना या बच्चे को पोर्नोग्राफिक फिल्म दिखाना या बच्चे के सामने अश्लील बातें करना, ये सारी चीजें आपकी कहा जाए कि असंपर्क व्यवहार के अंतर्गत आएगी। इसी तरीके से अगर हम आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन तरीके से भी ये असंपर्क व्यवहार किया जा सकता है। जैसे कि अश्लील चैट करना या जो आपकी जो पोर्नोग्राफिक फिल्म होती हैं उसको शो करना या फिर किसी तरह की इमेज को डाउनलोड करना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये असंपर्क लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। और जहां तक संपर्क दुर्व्यवहार है, उसके अंतर्गत बच्चों को स्पर्श करना, उनके शरीरों के अंगों को छूना, ये सभी चीजें संपर्क के अंतर्गत आती हैं। बाल लैंगिक शोषण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि बाल लैंगिक शोषण जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, अर्थात इसका किसी लड़के या लड़की से केवल रिलेशन नहीं है, बल्कि इसमें दोनों ही बराबर रूप से सम्मिलित होते हैं। बल्कि कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि बाल लैंगिक शोषण के अधिकतर मामले लड़कों के साथ हुए हैं। हालांकि लड़कियों की रिपोर्ट ज्यादा आई है, इस कारण इसको लड़कियों से जोड़कर देखा जाता है। एक और महत्वपूर्ण जो बाल लैंगिक शोषण से रिलेटेड है वो ये कि बाल लैंगिक शोषण करने वाला जो व्यक्ति है वो अधिकतर बच्चे का कोई ना कोई परिचित होता है और या बच्चा उसको भली भांति जानता है और वो अपराधी बच्चे को अपने विश्वास में लेकर इस प्रकार का दुर्व्यवहार को अंजाम देता है। और कई बार बच्चा इस आत्मग्लानि से ये बात नहीं कहता कि कहीं ना कहीं उसकी ही स्वयं की गलती है, या वो अपराधी उसको स्वयं ऐसा प्रेरित करता है कि ये जो कुछ हुआ है वो एक सामान्य व्यवहार है, या इसको आपको अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इन बातों के कारण वो अपनी बात को भी अपने जो माता पिता या अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं कर पाता है। अब बात करें अगर हम थोड़ी सी कि इसके कौन से संकेत हैं जो कि हमारे लिए बहुत पहचानना, जिनको हमारे लिए बहुत जरूरत है, और इन संकेतों को पहचान करके हम बच्चे को उचित सुरक्षा और उसको भावनात्मक बल प्रदान कर सकते हैं। वे संकेत कुछ इस प्रकार से हैं कि एक बच्चा जो नियमित तौर पे स्कूल आता था, क्लास अटेंड करता था, वो अचानक से क्लास अटेंड करना कम कर दे या उसकी उपस्थिति में लगातार गिरावट होने लगे, ये बहुत बड़ा संकेत है एक शिक्षक के लिए बच्चे को पहचानने का। इसके अलावा बच्चे के व्यवहार में भी नकारात्मक परिवर्तन हमको देखने मिलते हैं। हो सकता है वो आक्रामक व्यवहार शो करने लग जाए। इसके अलावा बच्चे में सोने में कठिनाई हो सकती है या रात को बिस्तर गीला करने जैसे करते वो कर सकता है। इसके साथ ही बच्चे के निजी भागों में चोट या बच्चे को चलने फिरने घूमने में दिक्कत जा रही है, तो ये कुछ संकेत हैं जिनको हम पहचान कर बच्चे को उचित समाधान देने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। जी सर। श्रद्धा जी, बाल लैंगिक शोषण की बात बता रही थी, इसमें हमने यह भी जाना है कि बाल लैंगिक शोषण जो है ये एक चुप्पी से घिरा विषय है, लेकिन इसका प्रभाव बल्कि दुष्प्रभाव जो है एक जीवन के लिए मतलब बहुत ही बुरे तरीके से जीवन को अफेक्ट करता है। तो कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स कई अध्ययनों में सामने आए हैं, तो प्लीज शिवा जी कुछ ऐसे अलार्मिंग फैक्ट्स के बारे में हमें बताएंगी।
चूँकि ये एक चुप्पी का विषय है, तो इसमें कुछ बातें सबको, हमारे समाज को, हमारे शिक्षकों को, हमारे माता-पिता को, सभी को जानना ज़रूरी है। तो कुछ पहले मैं सामान्य बातें आपको बताना चाहूँगी, जिसके अनुसार जैसा अभी मैडम ने ही कहा, उसी को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे कि जो बाल लैंगिक शोषण यानी सीएसए जो है, इसमें शारीरिक बल और हिंसा का उपयोग बहुत ही कम, शायद ही कभी किया जाता है, बल्कि अपराधी जो है बच्चे के विश्वास में हेर-फेर करने या दुरुपयोग को छिपाने की कोशिश करता है। उसके कई तरीके हो सकते हैं, वो ब्लैकमेल करके भी कर सकता है या इमोशनल ब्लैकमेल करके भी, या उसको थ्रेटन करके किसी भी तरीके से कर सकता है। फिर इसमें जो दूसरी बात है, शोषणकर्ता आम तौर पर एक ज्ञात या और विश्वसनीय देखभाल करता होता है। फिर शोषणकर्ता बच्चों को अकेले रहने की परिस्थितियों में हेर-फेर करने की कोशिश करता है। सीएसए अक्सर कई हफ्तों या वर्षों तक होता रहता है। तो इसके बारे में ये भी फैक्ट है कि ये अक्सर बार-बार होने वाली घटना के रूप में होता है, तो जो समय के साथ कई बार काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं। तो अपराधी जो है वो आम तौर पर बच्चों को सँवारने की प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। सँवारना यानी बच्चों को दुरुपयोग के लिए तैयार करना, इसी को प्रक्रिया को सँवारना कहा जाता है। जैसे कि उन पे अतिरिक्त ध्यान देना या उपहार देना, जिससे बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये क्या चल रहा है। फिर सभी प्रकार के जो सीएसए के मामले हैं, उसमें 1/3 के लिए इंसेस्ट या इंटरफैमिलियर अब्यूज़ यानी परिवार के सदस्य और ज्ञात लोगों द्वारा ये दुर्व्यवहार किया जाता है। अब इसके बारे में जो फैक्ट है, जो हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहली बात तो हम ये जान लें कि सीएसए में बच्चे की कभी भी गलती नहीं होती, और बच्चे कभी भी इसके बारे में जो बताते हैं, वो कहानियाँ नहीं बनाते हैं, तो उन पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही उनका विश्वास बनाए रखना भी ज़रूरी है। तो इसमें जो फैक्ट है उसमें ये भी है कि 2/3 जो बच्चे हैं उनमें यौन शोषण के कोई शारीरिक लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए अगर उनका मेडिकल कराया जाए तो उससे उनकी पुष्टि नहीं हो सकती। तो कई बार उनको ऐसा झूठा माना जाता है, पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर अधिकांश शोषणकर्ता जो है बच्चे के जैसे कि जानने वाले और या विश्वास और ज़िम्मेदारी स्थिति वाले व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ इस चीज़ को फेस करना काफ़ी कठिन ज़रूर होता है, मगर अनिवार्य भी है। सीएसए हम जैसे कि जानते हैं, अभी मैडम ने बताया, सार्वभौमिक समस्या है, और साथ ही ये लड़कियों के साथ लड़कों के समान भी उतना ही ज़्यादा जोखिम है। जैसे कि अभी बताया था मैडम ने कि ज़्यादातर परसेंटेज लड़कों का पाया गया है सीएसए से पीड़ित। फिर एक मनोवैज्ञानिक प्रोफ़ेसर है साइर के, मैट्रिमोनियल विश्वविद्यालय के, उन्होंने ये बताया एक फैक्ट के बारे में कि उन पीड़ितों की संख्या जो कभी भी अपने रहस्य को उजागर नहीं करते या फिर ऐसा करने के लिए कई वर्षों तक इंतज़ार करते हैं, ये बहुत अधिक है। अब ये बहुत ही अफ़सोस की बात है, क्योंकि जितने समय तक वे दुरुपयोग का खुलासा करने की प्रतीक्षा करते हैं, परिणाम और कठिन और अधिक स्थायी हो जाता है। यहाँ साइंस डेली 22 जनवरी को 2010 को भी एक वो छपा था, उसमें ये बताया गया है कि यौन शोषण से बचे आधे लोगों ने खुलासा करने से पहले 5 साल तक इंतज़ार किया, और ये बताने के लिए कि वह पीड़ित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना मतलब लोग इस चीज़ को छुपाने की प्रयास करते हैं। फिर एक बच्चों के खिलाफ हिंसा पे अध्ययन 2005 में हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसमें दुनिया में सबसे अधिक संख्या भारत में है। हमारा दुर्भाग्य है। फिर और भी इसके बारे में जो फैक्ट है, वो ये है कि बच्चे जो है वो दुर्व्यवहार के बारे में बात नहीं करते, जैसे हम सभी जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और इसके लिए उन्हीं को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि परिवार टूट जाए। फिर साथ ही लेकिन जब वो बात नहीं करते और उनके अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, तो वो उस दुर्व्यवहार को भूल नहीं पाते। यह उनके साथ हमेशा रहता है, और कई बार व्यवहार और व्यक्तित्व को कई तरह से वो प्रभावित भी करता है। इससे जो सीएसए से पीड़ित बच्चे हैं, वो रिश्तों को बनाए रखने में उनको कठिनाई हो सकती है, जैसे परिवार वाले, करीबी या दोस्तों पे उनको भरोसा करने में असमर्थता हो सकती है। साथ ही उनके साथ कई वैवाहिक समस्याएँ भी हो सकती हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार से पीड़ित होने पर जो ऐसा विषय है कि ये चुप्पी का विषय जो कहा जाता है, इसके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन चुप रहते हैं। तो यौन शोषण जारी रखने का यही सबसे मुख्य कारण है।
अब एक तरह से अगर हम देखें तो उजागर करने से जो बच्चे को आघात नहीं करता, बच्चे को ठीक करने में मदद करता है। अगर हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते, चर्चा करते हैं या उनको इंसाफ दिलवाते हैं, तो ये बच्चे को मेंटल जो है उनको स्ट्रेस उनका कम होगा, उनको थोड़ी-सी तो शांति हासिल होगी। साथ ही अन्य बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार होने से ये हमारे जो एक्शन है वो रोक सकता है। इसके साथ ही जो सबसे मुख्य तथ्य है इसमें जो वहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय 2007 में द्वारा आयोजित बाल दुर्व्यवहार के राष्ट्रीय अध्ययन किया था उन्होंने, तो उसके द्वारा हमें पता चला कि भारत में 53.22% से अधिक बच्चे यौन शोषण की उन्होंने एक या उसके अधिक रूपों की सूचना दी, जिसमें लड़के जो थे 52.94% थे और लड़कियाँ 47.06%। इस तरीके से देखा जाए तो लड़कियाँ और लड़के दोनों ही समान रूप से कमज़ोर हैं। इसके अतिरिक्त दर्ज किए गए मामलों में सबसे अधिक संख्या 12 से 15 वर्ष आयु की थी और 50% से अधिक यौन अपराधी बच्चे के जानने वाले या विश्वास की स्थिति में थे। इसके अलावा जो 20,587 बाल यौन दुर्व्यवहार के मामले में जो 3 वर्षों में पिछले चाइल्ड लाइन में जो रिपोर्ट किए गए थे, उसमें 71% बच्चे शोषणकर्ता को जानते थे। अब चूँकि हम जानते हैं सीएसए एक चुप्पी से घिरा हुआ विषय है, क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। चाहे पीड़ित बच्चा हो या परिवार या समुदाय, कोई भी सामान्य इस उनके ये सामान्य प्रतिक्रिया यही होती है कि इस घटना को दफ़ना दिया जाए। सभी संबंधित के प्रयास बच्चों को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए मेरे ख़्याल में होना चाहिए। और जहाँ इस मुद्दे पे अगर चर्चा की जाए और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट की जाए, तो पीड़ित में जो शर्म और अपराध का बोझ है, वो धीरे-धीरे कम होने के चांसेस हैं। शिबा जी, आपने जो फैक्ट्स बताए, वाक़ई वो काफ़ी अलार्मिंग थे और आपका संदेश इस मामलों में बहुत अच्छा ये रहा है कि इस विषय पे भी शालाओं में या अपने करिकुलम में या अलग से भी चर्चा की जाना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जितना होगा, उतना ही इस विषय को मतलब एक संरक्षण में, बच्चों के संरक्षण में वो हमारी मदद करेगा। चलिए श्रद्धा जी, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। पिछले प्रश्न में आप बता रही थी बाल लैंगिक शोषण के कुछ संकेत। तो जब बच्चा किसी प्रकार के दुरुपयोग से गुजर रहा होता है, तो भी कुछ संकेत दिखाई देते हैं। तो ऐसे उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान के संकेतक क्या हो सकते हैं? जी सर, जब भी कोई बच्चा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से गुजर रहा है, तो विशेष रूप से अगर लैंगिक शोषण की हम बात करें, तो उसको पहचानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है सभी के लिए। और खासकर बच्चे को सुरक्षित महसूस कराया जाए, इस दिशा में कुछ संकेत दिए गए हैं जिनको हम पहचानें और उसको पहचान करके बच्चे को समय पर उचित देखभाल और सहायता प्रदान करें। जैसे कि एक क्वेश्चन में मैंने कुछ संकेतों के बारे में बताया भी था, और भी हम इन संकेत हैं जिनको हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे का जो व्यवहार है, जैसे मैंने कहा था व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो एक अप्रत्याशित व्यवहार हमें देखने मिल सकता है, जो कि अचानक से बच्चे में हमें दृष्टिगोचर होता है। इसके साथ ही बच्चे की थकान ज़्यादा आए या बहुत अधिक नींद आने लग जाती है, जो कि उसके सामान्य दिनचर्या से उसके हटकर होती है, तो वो भी एक संकेत के रूप में कार्य करता है कि कहीं न कहीं कुछ बच्चे के साथ गलत हुआ है। कक्षा में खराब उपस्थिति, अगर कोई बच्चा रेगुलर आ रहा है और अचानक से वो उसकी उपस्थिति प्रभावित हो रही है, तो हम शिक्षकों को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए कि इसके पीछे कहीं किसी प्रकार के बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूशन या किसी प्रकार का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विद्यालय आने से कतरा रहा है। इसके साथ ही बच्चे को, जैसे अभी मैम ने बताया कि जो दुराचारी होता है, बच्चे को महँगे उपहार भी देता है, उसको तैयार करने के लिए, सँवारने की दिशा में। तो अचानक से यदि बच्चे के पास कुछ महँगे गिफ्ट देखते हैं, खासकर परिवार वाले तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये चीज़ें। तो ऐसे उपहार बच्चा साधारण रूप से तो खरीद नहीं सकता स्वयं, और यदि परिवार के किसी व्यक्ति ने दिया है, तो वो माता-पिता की निगरानी में होगा। तो बच्चे से ज़रूर पूछें कि ये उपहार वग़ैरह उसको महँगे कौन दे रहा है, ताकि बच्चे की जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी तह तक जाने में मदद मिल सके।
बच्चा अपने ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने लगेगा या बहुत कम ध्यान देने लगेगा, मतलब दोनों कंडीशन हो सकती हैं। एक जो एक औसत स्थिति होती है वो ना रह करके हो सकता है बच्चा अपने आप पे ज्यादा ही ध्यान देने लग जाए, या जितना देता था उससे भी बहुत कम ध्यान देने लगे। ये भी एक संकेत के रूप में हमें मार्गदर्शित कर सकता है। चोट लगना एक बहुत बड़ा संकेत है, और खासकर बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर यदि चोट वगैरह दिख रही है, महसूस हो रही है परिवार वालों को, तो ये बहुत बड़ा संकेत है बच्चे के को पहचानने के लिए। उसको चलने फिरने उठने सभी तरह की दिक्कतें होंगी, जो कि एक स्कूल का टीचर भी महसूस कर सकता है। तो ये कुछ संकेत हैं जिनके माध्यम से बच्चे को जिसको माध्यम से पहचान करके बच्चे को तत्काल सहायता देने की दिशा में कार्य करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिवा जी, फिर से आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और शोषण रोकने के लिए भारतवर्ष में किस प्रकार के कानूनी ढांचे मौजूद हैं? भारत में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, विशेष विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण के बारे में एक सहिष्णुता नीति है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिसमें सबसे पहले भारत का संविधान 1950 में जो गठित किया गया था, उसमें जो वो गारंटी देता है पहले तो मौलिक अधिकारों की, जिसमें बच्चों के भी अधिकार शामिल है, साथ ही सुरक्षा का अधिकार, तस्करी और मजबूर श्रम से, कारखाने या खान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार से दुर्व्यवहार, शोषण और नैतिक और भौतिक शोषण, इन सभी से की गारंटी देता है। दूसरा है इसमें भारतीय दंड संहिता के में जो बाल विवाह के निषेध के लिए जो अधिनियम है 2006 बनाया गया है, और बाल श्रम के निषेध का जो अधिनियम 2006 में बनाया गया। इसके बाद निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 में बनाया गया है। फिर बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 में बनाई गई है, जिस नीति के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जो है वो बच्चा माना जाएगा। साथ ही इसमें मानसिक शारीरिक विकास और संरक्षण की भी बात की गई है। फिर 2015 में किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया, जिसमें बालकों के देख-रेख और संरक्षण से संबंधित नियम बताए गए हैं। फिर 2012 में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं, ये आया है। उसके बाद बाल संरक्षण सेवा योजना चाइल्ड लाइन, जिसे 10-9-8 सेवा के बारे में जैसा कि मैडम ने भी जानकारी दी थी, वो सेवा इसका भी प्रावधान है। और लास्ट में बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जो 2017 में लागू हुई थी, जिसमें 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत जो उत्तरजीविता, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और स्वास्थ्य और पोषण और विकास और संरक्षण और भागीदारी, इन सब के बारे में योजना जो बनाई गई उसके बारे में बताया गया। तो ये सारे एक्ट है जो भारत में का जो कानूनी ढांचा है, जो बताता है कि बालकों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए क्या-क्या कानून बनाए गए हैं। कई प्रकार के कानूनी ढांचों की शिवा जी ने बात की। बाल लैंगिक शोषण के मामले से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम, जिसका नाम पॉक्सो, और पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो जो है 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया है। पॉक्सो अपने आप में ही एक व्यापक कानून है। तो श्रद्धा जी, पॉक्सो की वे सारी बातें शेयर कीजिए जो इसे एकदम अनोखा और अलग बनाती हैं। जी सर, पॉक्सो जो अधिनियम है, अर्थात लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ये बच्चों को विभिन्न प्रकार के शोषण से रोकने की दिशा में उठाया गया प्रभावी कदम है। और इस अधिनियम के तहत बहुत से ऐसे कड़े कानून रखे गए हैं जिनके द्वारा बच्चों की सुरक्षा होती है और भविष्य में भी होगी। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये अधिनियम यानी पॉक्सो 2012 जो है वो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा मानता है। अर्थात चाहे लड़का हो या लड़की, अगर वो 18 वर्ष से कम है तो उसको बाल अपराध के अंतर उसको बच्चे की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त अगला जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस अधिनियम के तहत बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं
उनको अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ रखा गया है और उनके लिए अलग-अलग दंड का भी प्रावधान है। जिस कारण ये जो नियम है ये बच्चे को प्रोत्साहित करता है अपने ऊपर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसके अलावा यह अधिनियम अनिवार्य रिपोर्टिंग को भी महत्व देता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे बच्चे के बारे में जानता है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उस बच्चे की जानकारी जो विभागीय या अपीली अधिकारी है उनके समक्ष दे, अर्थात ये उसका कानूनी कर्तव्य है कि वो उस बच्चे के बारे में बताए। साथ में ही यह अधिनियम पुलिस की जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित करता है कि पुलिस जब रिपोर्टिंग करे तो इसके बाद बच्चे को उचित देखभाल और सुरक्षा प्रदान करे और 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह अधिनियम हमारे इन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो मैंने बताया उससे तो है ही। अब मैं कुछ ये भी बताना चाहूंगी कि इसके अंतर्गत कौन से अपराध सम्मिलित हैं। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लैंगिक शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया गया है, जैसे कि प्रवेशन और गैर प्रवेशन, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक साहित्य सामग्री। ये सभी दुर्व्यवहार इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यह अधिनियम लैंगिक दुर्व्यवहार को 2 कैटेगरी में रखता है। एक है गुरुतर लैंगिक दुर्व्यवहार और दूसरा है पहला जो है गुरुत्व मतलब इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा लैंगिक दुर्व्यवहार जो कि बच्चे के किसी परिचित द्वारा किया जाए, या जैसे कि उसके परिवार का कोई सदस्य है, वह संस्था जहां वो कार्य कर रहा है, स्कूल हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी किसी कार्यालय कर्मचारी जिनको वह बच्चा जानता है, उनके द्वारा यदि इस प्रकार का लैंगिक अपराध किया जाता है तो उसको गुरुतर लैंगिक अपराध के अंतर्गत रखा गया है। और इस अधिनियम में दंड का जो प्रावधान है वो कठोर है, अर्थात कारावास के साथ साथ इसमें आजीवन कारावास की सजा भी है और साथ में जुर्माना तक है। और कहा जाए कि अपराध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम मृत्यु दंड का भी प्रावधान करता है। पहले इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान था, अब इसको बढ़ा करके 10 साल तक किया गया है। और साथ ही इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अगर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ गुरुतर लैंगिक प्रवेशन होता है तो ऐसी स्थिति में वह अपराधी मृत्यु दंड का पात्र होगा। लैंगिक शोषण की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर एक शाला के संदर्भ में देखें तो बाल लैंगिक शोषण के रोकथाम में शाला का भी कर्तव्य है कि वह एक निवारक उपाय करे। तो शिवा जी, विद्यालय की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? विद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ज़्यादातर बच्चा जो है विद्यालय में ही रहता है, तो बच्चे को विद्यालय में एक सुरक्षित वातावरण बनाना मतलब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो दुर्व्यवहार के बारे में खुलासा कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पे हम स्कूल में सुझाव पेटी या शिकायत पेटी रख सकते हैं कि अगर बच्चे को घटना के बारे में बोलने में अगर संकोच हो रहा है, तो वो शिकायत लिखकर उसमें डाल सकते हैं। और विशेष रूप से जैसा कि हमने देखा है अभी जो फैक्ट में हमने देखा कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है, कुछ परसेंटेज ही सही मगर अध्ययन से जो पता चला है। तो यहाँ ज़रूरी है कि विशेष रूप से लड़कों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिंग भेद और बाल लैंगिक शोषण के मुद्दों पर स्कूल में खुली चर्चा की जा सकती है। फिर यहाँ शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी निरंतर जागरूकता कार्यक्रम भी किया जा सकता है। यह भी अनिवार्य है कि स्कूल में बाल संरक्षण नीति होनी चाहिए और ये इसको प्रभावी ढंग से स्कूल में लागू भी किया जाना अनिवार्य है। साथ ही जैसे हम स्वच्छता और स्वास्थ्य पर संवेदीकरण सत्र करते रहते हैं, वैसे ही छात्रों के लिए कराटे और आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो दुर्व्यवहार की घटनाओं के दौरान खुद का बचाव कर सके। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक है, पोस्टर प्रतियोगिता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बहस और बाल यौन शोषण के मुद्दों पर जागरूकता जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। तो शिक्षक बच्चों को ना खुद सुरक्षा के लिए जागरूकता प्रदान करके बल्कि शिक्षकों को ये भी बताना चाहिए कि कैसे रिपोर्ट की जाए और किसको रिपोर्ट की जाए और सीएसए के घटनाओं के मामले में किससे समर्थन लिया जाए।
और अभी विशेष तौर पे जैसे महामारी के दौरान देखा गया है कि आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है और इंटरनेट का भी वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस वक़्त तो ज़रूरी है कि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में भी जो बा चर्चा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ऑनलाइन ग्रूमिंग के मुद्दों पर कि कैसे धीरे-धीरे बेवकूफ़ बना के उनको ट्रैप करते हैं, ये भी ज़रूरी है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी अनिवार्य है एक स्कूल के लिए कि उनका स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी सुरक्षा ऑडिट करना भी महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे कि सीसीटीवी जो है वो देखा जाए कि वो लगा है या नहीं लगा है, काम अगर लगा है तो फिर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम एक शाला में बच्चों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाना सुनिश्चित कर पाने में सक्षम हो पाएँ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी पिछली चर्चा में हमने जाना पॉक्सो अधिनियम की कई विशेषताएँ जानी, है ना? कुछ उसमें इस कानून की अलगाव मतलब क्या है, भिन्नता क्या है? इसी क्रम में हम श्रद्धा जी आपसे चाहते हैं कि अधिनियम पॉक्सो अधिनियम के तहत ही कुछ धाराओं के अपराध और दंड के बारे में कृपया आप हमें बताइए। जी सर, बाल लैंगिक शोषण के प्रभावी रोकथाम के लिए यह अधिनियम के अंतर्गत बहुत से दंड के प्रावधान हैं जो कि अपराध के आधार पर हैं कि किस प्रकार का अपराध है और उसी के आधार पे उसके दंड की रखा गया है। इसके अंदर कुछ धाराओं का मैं यहाँ उल्लेख करूंगी, जैसे कि धारा 3 जो कि प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत है। ये एक अपराध है जिसके अंतर्गत बच्चे के शरीर में अंगों का प्रवेश कराना या कोई वस्तु का प्रवेश कराना और या दूसरे बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए विवश करना, ये आएगा आपका प्रवेशन लैंगिक हमला के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए दंड का प्रावधान ये है कि अपराधी को 10 साल का कारावास जो कि आजीवन कारावास में भी बदल सकता है और साथ में जुर्माना दिया जाता है। इसके अलावा धारा 5 जो है, जो कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से संबंधित है। जैसे कि मैंने अभी कहा था, गुरुतर लैंगिक प्रवेश हमला ही है, लेकिन वो और अधिक अपराधी हो जाएगा जो कि बच्चे का जान पहचान वाला है। चाहे वो स्कूल का शिक्षक हो सकता है, इलाज करने वाला डॉक्टर हो सकता है, पुलिस का कोई कर्मचारी हो सकता है, घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई रिश्तेदार। तो इनके लिए अलग धारा है जिसको हम धारा 5 के अंतर्गत रख रहे हैं और इसमें अपराध जैसे बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग इसकी सजा भी बड़ी रखी गई है, 20 साल की सजा जो कि आजीवन कारावास में बदल सकती है और साथ में जुर्माना भी इसके लिए लागू किया जाएगा। धारा 7 जो कि लैंगिक हमला के लिए है और लैंगिक हमला से यहाँ तात्पर्य है कि यौन उत्पीड़न की मंशा से बच्चे के अंगों को छूना, तो ये यहाँ पर लैंगिक हमला के अंतर्गत आएगा और इसके लिए मिनिमम 3 इयर्स टू 5 इयर्स का कारावास और जुर्माना रखा गया है। इसी में गुरुतर लैंगिक हमला, जिसमें जैसे गुरुतर अभी हमने बताया, तो उन लोगों के द्वारा यदि इस तरह की कृत्य किया जाता है बच्चे के साथ कि उसके अंगों को छूने का कार्य किया जाए, तो इस तरह के लैंगिक हमले के लिए सजा रखी गई है 5 साल से 7 साल और साथ में जुर्माना। आगे मैं बढ़ूंगी कि एक आध दो धाराएं और मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि धारा 11 जो कि लैंगिक उत्पीड़न के लिए है। इसमें लैंगिक इरादे से बच्चे के साथ उत्पीड़न करना या किसी वस्तु या शरीर की तरफ इशारा करना, बच्चे को उसके शरीर प्रदर्शन करने के लिए कहना, तो ये सारी चीजें, प्रलोभन देना, धमकी देना, ये सारी चीजें आएंगी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत और इसमें 3 साल का कारावास और जुर्माने की सजा है। धारा 13 जो कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग करने पर आधारित है और इस धारा के तहत 5 साल की सजा और साथ में जुर्माना अप्लाई किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और उनसे संबंधित क्या दंड है वो मैंने आपको बताया। पॉक्सो अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हम जान रहे थे। अधिनियम की धारा 19(1) और 21 में दिए प्रावधानों के अनुसार यदि बाल दुर्व्यवहार के बारे में पता चलता है तो महत्वपूर्ण यह है कि हम इसकी रिपोर्ट करें। तो शिवा जी, पॉक्सो अधिनियम की इस अनिवार्य रिपोर्टिंग के बारे में कृपया कुछ हमें बताइए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है कि जो बाल लैंगिक शोषण है, सीएसए, इसके मामलों की रिपोर्ट करे और उनका पता
अगर उनको लगता है या संभावना है ऐसा होने की, तो उस वक़्त रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अभी ये जो रिपोर्ट है, ये पुलिस को या एसजेपीयू यानी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इसको करना अनिवार्य है। तो पुलिस को बाल लैंगिक शोषण के सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे ये भी है कि कुछ झूठी शिकायत भी हो जाती है और सीएसओ की या तो गैर रिपोर्टिंग होती है, तो उससे संबंधित भी कुछ धाराएँ हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि उसमें क्या सज़ा हो सकती है। जैसे गैर रिपोर्टिंग करने पे या और अपराध की गैर रिकॉर्डिंग रखने पर धारा 21 का प्रावधान है। फिर दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी शिकायत करने पर भी दंडित किया जाएगा धारा 22 के अंतर्गत। फिर धारा 20 के अंतर्गत अगर मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफी सुविधाओं आदि का दायित्व जो है उसके अंतर्गत भी सज़ा का प्रावधान है। फिर धारा 21(2) के अंतर्गत अगर किसी कंपनी या संस्थान का कोई भी व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ के अधीन रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना होगा। अब ये रिपोर्ट किसको की जाए? तो जैसे पहले आपको बताया था कि पुलिस या एसजेपीयू यानी विशेष किशोर पुलिस इकाई को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। हालाँकि इसके अलावा बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन 1098 जिसके बारे में बताया गया था, उसमें भी रिपोर्ट की जा सकती है। राज्य बाल संरक्षण आयोग में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे एनसीपीसीआर कहा जाता है, उसको भी जानकारी दी जा सकती है। हालाँकि इसके बाद ये हिस्सेदारी मामले की रिपोर्ट पुलिस को ही आखिर में देते हैं। सीएसए के संदर्भ में हम अपनी शालाओं को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो यदि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, तो उसके लिए शाला हेतु प्रतिक्रिया देने के कुछ तरीके श्रद्धा जी आप सुझा सकती हैं क्या? जी सर। जिस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको उचित प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे पहले है कि एक विश्वास का माहौल बनाया जाए। बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि बच्चे को लगे कि हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, हम वो बच्चा जो कहेगा, हम उस पर पूरा विश्वास करेंगे। ऐसा विश्वास बच्चे के साथ कायम करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बच्चे की हमें साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें बच्चे से कहना चाहिए कि आपने अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार को बताने के लिए आप मेरे पास आए और ऐसा आपने हमें बताया, ये आप बहुत साहस का कार्य है जो आपने किया है। तो ऐसा करके हम बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। इसके बाद हमें बच्चों की भावनाओं को भी स्वीकार करना चाहिए। अर्थात जैसा उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ज़ाहिर बात है उसके भावनाओं में क्रोध, चिड़चिड़ापन, दुःख की भावना, उदासी ये निश्चित रूप से हो सकती है। तो ऐसी भावनाओं को हमें सहज स्वीकार करना है, उसको रोकना नहीं है कि आप ऐसा ना करो, या उसकी बातों को हमें ध्यान से सुनना है, उसके व्यवहार को एक्सेप्ट करना है। बच्चे को हमें ये भी बताना है कि जो भी कुछ हुआ उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। कसूरवार वह व्यक्ति है, वह अपराधी है जिसने उसके साथ ऐसा कृत्य किया। तो बच्चे को हमें ये महसूस कराना है कि जो भी कुछ हुआ है, उसमें उसका किसी तरीके से रोल नहीं है, वो पूरी तरह से निर्दोष है। बच्चे को हमें विश्वास में लेने के साथ-साथ उसकी अनुमति भी लेना चाहिए कि अगर वो अनुमति दे, तो उसके साथ हुए इस दुर्व्यवहार को उसके परिवार के सदस्यों को बताया जाए। अर्थात हम उससे स्वयं पूछें पहले कि उसकी यह बात हमें किसी और के साथ शेयर करना है कि नहीं करना है। साथ में जब शिक्षक के समक्ष ऐसा कोई केस आता है, तो कहा जाए भावनाओं में बहकर शिक्षक कोई झूठे वादे ना करे बच्चों के साथ कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो मैं दुर्व्यवहार करने वाले को जेल भेज दूंगा या मैं उसको उसका सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये वाकई में झूठे वादे हैं जो कि हमें बच्चे से नहीं करना चाहिए। साथ में ही बच्चे से हमें सवाल भी ज़्यादा नहीं पूछने चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो आपने अपनी रक्षा की कोशिश क्यों नहीं करी, या आपने चिल्लाया क्यों नहीं, या आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि निश्चित तौर पे जो बच्चे के साथ ऐसा कृत्य हुआ है, वो करने वाला उसका परिचित ही है, हो सकता है, जिसको उसने विश्वास में लिया होगा। तो जब ऐसा हुआ तो वो अपनी बात कह ही नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया कि उसको उस स्थिति में क्या करना है। तो हमें ऐसे प्रश्न भी बच्चों से नहीं पूछना चाहिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें बच्चे को समझौता करने या ये नहीं कहना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए या उसे भूल जाइए, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उसको अवश्य लग जाएगा कि ये भी
उन्हीं में से सम्मिलित होंगे और ये हमारी बात को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर हम प्रतिक्रिया बच्चे के समक्ष रखेंगे, बच्चे को देंगे, तो निश्चित तौर पे वो बच्चा हमें अपना समझकर अपने मन की बात बताएगा, जिससे उसका तनाव भी घटेगा और उसको उचित परामर्श देने की स्थिति में हम रहेंगे। जी सर। मॉड्यूल के हम लगभग अंतिम चरण में हैं और इस चरण में केवल 2 महत्वपूर्ण बातें मुझे सूझ रही हैं। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण बात शिवा जी आपसे जाननी है कि बाल पीड़ित के प्रति कैसा व्यवहार सहायक और कैसा व्यवहार असमर्थित प्रकार का हो। जी, सबसे पहले मैं सहायक व्यवहार के बारे में बात करूँगी कि सबसे पहले तो अनिवार्य है कि बच्चा आपके सामने खुल के बात कर पाए, तो उसको गोपनीयता का आश्वासन देना ज़रूरी है और साथ ही उससे जो बातचीत की जाए वो सहानुभूतिपूर्ण से बात किया जाए। फिर अगर मामले को दर्ज करना है या सूचित करना है तो बच्चे की सहमति अवश्य ली जाए। फिर चाइल्ड लाइन की भी मदद लें अगर आवश्यकता हो तो। साथ ही बच्चे की अगर मेडिकल परीक्षण हो रहा है तो उसमें बच्चे की मदद करना चाहिए। फिर अपराध की रिपोर्ट करना चाहिए और बच्चे की गोपनीयता बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम असमर्थित व्यवहार के बारे में बात करें कि जो हमें नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला है बच्चे को दोष देना, भी नहीं देना चाहिए। फिर बच्चे की उपेक्षा करना, अगर वो किसी व्यक्ति या घटने के बारे में शिकायत कर रहा है, तो अगर उसकी उपेक्षा की जाएगी तो वो अपने बात जो है वो बेझिझक होके आपसे नहीं कर पाएगा। फिर यदि बच्चा दुरुपयोग का खुलासा कर रहा है आपके सामने और आपने तीव्र प्रतिक्रिया दे दी, तो फिर वो बच्चे को लगेगा कि हमसे ही कुछ गलत हो गया, फिर वो आगे उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। या फिर अगर असमर्थित व्यवहार में ये भी हो सकता है कि बच्चे को अपराधी के पास वापस भेज दिया जाए, तो बहुत ही बुरा कृत्य होगा। फिर बच्चे के सामने अगर दुर्व्यवहार की बात की जाए, तो जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो इस तरह की बातें बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। या फिर मीडिया या अन्य लोगों के सामने अगर बच्चे की पहचान का खुलासा किया जाए, तो ये भी बिल्कुल असमर्थित व्यवहार में शामिल है। श्रद्धा जी अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे निवेदन है इस मॉड्यूल का संपूर्ण सार कृपया। जी सर। संपूर्ण मॉड्यूल को मैं संक्षिप्त रूप में सारांशित करना चाहूंगी। जैसे कि इस मॉड्यूल में हमने बच्चों की विधिक परिभाषा और उनकी सार्वभौमिक आयु क्या है, ये हमें मॉड्यूल से पता चली है। साथ में बाल दुर्व्यवहार के क्या प्रकार हो सकते हैं, इनके बारे में हमें पता चला। इनका बच्चों का संरक्षण कैसे किया जाए और उसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है, अर्थात बाल दुर्व्यवहार को जानना और उनकी तुरंत रिपोर्ट करना, पॉक्सो अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं और क्या दायित्व हैं, साथ में बच्चे और उसके परिवार को सहायक के रूप में किस प्रकार सहायता दी जा सकती है एक एज अ टीचर, वो ये मॉड्यूल हमें बताता है। निवारण कैसे किया जाए बच्चों के अधिकारों को समझकर, जब बच्चों के अधिकारों को समझेंगे तभी उनके अधिकारों के पालन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। बाल दुर्व्यवहार को समझकर लैंगिक शोषण के लक्षण और उनकी संकेतों की पहचान करके, साथ में विधिक ढांचे का प्रावधान और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जाना, साथ में मुद्दे के विषयों की जागरूकता, निवारण और हस्तक्षेप में शिक्षकों की भूमिका। तो इन सभी बातों के बारे में इस मॉड्यूल को हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 की चर्चा, जिसे चुप्पी की चर्चा मतलब जिसे चुप्पी का विषय मानते हैं, उस पर बहुत ही मुखर होकर हमारे विशेषज्ञों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबको प्रदान की है। निश्चित तौर पर काफ़ी जागरूकता इससे आई है और अब बारी है विशेषज्ञों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की। और मैं प्रमोद श्रीवास्तव संपूर्ण शैक्षिक जगत के बिहाफ पर आज की हमारी विशेषज्ञ माननीय शिवा खान मैम और माननीय श्रद्धा अग्रवाल मैम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपको हाथ जोड़कर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।